गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 26वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के, और हम वाइब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला तो देख ही लिया था, ठीक है, जो नॉर्मल नॉर्मल नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्री लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में, ठीक है। अब अगर सोचो, अभी जो हमने फॉर्मूला मैंने पिछली बार बताया था, उसमें मैंने जो मास लिया था आपको, वो मास जो था वो सिर्फ जो मास था यहाँ पे, ये जो m था, वो इस मास का इसका मास था। ये जो एक मास इससे लटका हुआ है ना, मास ऑफ द बॉडी था। पर स्प्रिंग हमने कंसीडर किया था कि मासलेस। मैंने इसकी मास की बात ही नहीं की थी, बस मैंने बोल दिया था कि इसकी कुछ स्टिफनेस होगी जिसे हम s बोल देते हैं। पर अगर इसकी भी कुछ स्टिफनेस होती है, मान लो mc बोल देता हूँ उसको मैं, तो फिर उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है? उस केस में फॉर्मूला बनता है s अंडर रूट ऑफ m प्लस एम सी बाय 3 हो जाता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला ही है, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1/2 पाई कर देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। इस केस में जो स्टिफनेस है वो किसकी स्टिफनेस है? स्प्रिंग की स्टिफनेस है। क्या स्टिफनेस किसी शाफ्ट की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी भाई, स्टिफनेस क्या होती है? स्टिफनेस जो है वो जो कोई भी फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी है, वो स्टिफनेस है एक तरीके से, वेग टर्म में मैं कहूँ तो स्प्रिंग जो है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो उसको डिफेंड जो है उसको अपोज करती है, उसकी वजह से उसकी स्टिफनेस होती है। तो इस तरीके से ये इसकी भी स्टिफनेस होगी, ठीक है। एक स्टील की शाफ्ट की भी स्टिफनेस होगी। तो अगर इसकी शाफ्ट के जो यहाँ पे इस तरीके से शाफ्ट के अगर एक कोने पे मैं m मास लगा दूं और फिर मैं इसको अगर वाइब्रेशन करवाना चाहूँ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में m तो m ही रहेगा, इस शाफ्ट का जो मास है mc/3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। मगर ये किस केस में होगा? लॉन्गिट्यूडनल। मैंने डायग्राम भी दिखाया है, लॉन्गिट्यूडनल के केस में होगा। अगर ये क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल के केस में इसकी स्टिफनेस क्या आ जाएगी? अगर आप देखोगे तो इसकी स्टिफनेस आ जाती है यंग्स मॉडुलस EA/L के बराबर। EA/L के बराबर इसकी स्टिफनेस आ जाती है। ये कैसे आया सर EA/L? अरे ऐसे देखो ना, मान लो कि अगर ये बताओ कि इसमें अगर ऐसी कोई रॉड हो, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का क्वेश्चन, एक रॉड हो, उसमें आप यहाँ से W वेट लगा रहे हो, मान लो P वेट लगा रहे हो, तो डिफ्लेक्शन कितना आता है सर? डिफ्लेक्शन डेल्टा जो आता है वो PL/A आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया डेल्टा डिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग होती उसके इसमें डिफ्लेक्शन कितना आता सर? डिफ्लेक्शन आता जो भी वेट P = K इंटू डेल्टा के बराबर, ठीक है, या फिर K इंटू डेल्टा। अब मैं दोनों डेल्टा और S एक जैसे दिखने लग जाएंगे यहाँ पे, इसलिए K बोल दे रहा हूँ। K और S सेम ही है ना, ये K की जगह S रखो, कुछ भी रखो। K की वैल्यू कितनी हो गई? P/डेल्टा हो गई। ओहो, P/डेल्टा क्या होता है? स्टिफनेस होता है। तो यहाँ पे भी P/डेल्टा है, निकाल लो तो हो जाएगा AE/L = P/डेल्टा। और ये किसकी स्टिफनेस हो गई? शाफ्ट की स्टिफनेस हो गई। किस में? लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग में। ट्रांसवर्स लोडिंग में क्या होगा सर? ट्रांसवर्स लोडिंग में तो बेंडिंग होगी, और बेंडिंग के केस में क्या होगा? तो बेंडिंग के केस में भी तो डिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग की वजह से भी डिफ्लेक्शन होता है। तो वहाँ पे हमको यहाँ पे जो ट्रांसवर्स बेंडिंग है तो उसमें स्टिफनेस अलग होगी, ठीक है। उसको भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिलहाल आपके लिए ये याद रखने की ज़रूरत है फॉर्मूला Fn = m/mc/s/m/mc/3। ये केस हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के केस में। ट्रांसवर्स के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मोस्टली आपका ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है, याद रखने को ये भी रख लो। अब अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी f है, f कितना हो जाएगा? √s/m। वो बोल रहा है कि स्प्रिंग की स्टिफनेस को आधा कर दिया, ये s/2 हो गई, और मास जो है वो डबल हो गया, तो मास 2 टाइम्स हो गया, यानी कि तो ये कितना हो जाएगा? √s/m, और ये 2 है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो f/2 टाइम्स हो गई, ठीक है। अब एक मशीन है जो माउंटेड कही गई है ऑन अ सिंगल कॉइल्ड स्प्रिंग एंड हैव अ पीरियड ऑफ वाइब्रेशन T, और स्प्रिंग को कट किया जाता है 4 इक्वल पार्ट्स में और पैरेलली रखा गया है,
दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया और पैरेलली रख दिया गया। तो हमें बताना है कि पीरियड ऑफ फ्री वाइब्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन जाए थोड़े साइड में, पहले हमको 2-4 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी। कटिंग ऑफ स्पीड और सीरीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, आपको चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, मेरा काम है बताना। सीरीज का केस क्या होगा, एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, एक स्प्रिंग इसका S1 है स्टिफनेस, दूसरी स्प्रिंग है S2 इस तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है। इसको मैं चाहता हूँ कि यार ये S1 S2 मुझे समझ में नहीं आ रहा, दो स्प्रिंग नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि अगर एक स्प्रिंग लगी हुई है और उसके नीचे अगर ये मास लगा हुआ है तो मुझे पता है ओमेगा ओमेगा सब बता दूंगा मैं। और मान लो इसकी स्टिफनेस अगर S है तो मुझे पता है कि ओमेगा जो हो जाता है वो √S/m हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीरीज का केस है तो फिर 1/s इज इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2, या फिर s इज इक्वल टू s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ठीक है, तो वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू 1/m, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल वाला केस। पैरेलल वाले केस में क्या होता है, पैरेलल वाले केस में क्या होता है, एक स्टिफनेस इस तरीके से लगी हुई है, मतलब एक स्प्रिंग इस तरीके से लगी हुई है, ये S1 है ये S2 है। मुझे ये सब नहीं समझ में आता, मुझे तो ये समझ में आता है कि एक स्प्रिंग इस तरीके से लगी होती है, उसमें एक मास कनेक्ट होता है, इसकी स्टिफनेस S होती, तो मैं लिख देता S/m का अंडर रूट क्या होता है, ओमेगा होता है। तो इस केस में जो S इक्विवेलेंट आएगा वो आता है S1 प्लस S2, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा √S1 प्लस S2/m। ओके, ये तो सर पैरेलल सीरीज समझ में आ गया। पर ई ससुरा कह रहा है, क्या कह रहा है ससुरा, कह रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया, इसका क्या मतलब है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से। अगर सोचो स्प्रिंग बहुत बड़ी होती, इतनी बड़ी स्प्रिंग है, बहुत बड़ी स्प्रिंग और बड़ी स्प्रिंग। अब अगर तुम्हें नहीं लगता बड़ी सी स्प्रिंग है और इसमें तुम थोड़ा सा मास लगाओ, लटकाओगे, तो यार इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ज़्यादा आएगा, बड़ी स्प्रिंग है बड़ा डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो इसकी स्टिफनेस थी S, इस पर मैंने mg का फोर्स लगाया, डेल्टा का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, या बोल देता हूँ x का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो x जो है वो mg/s हो गया, हुआ कि नहीं। अब x ज़्यादा और एक और स्प्रिंग है और एकदम छोटी सी स्प्रिंग है, ज़रा सी स्प्रिंग, और उससे भी सेम मैंने m मास लगाया हुआ है, यहाँ पे x1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये S1 है, S1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 x2 इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी mg/s2। भाई सेम मटेरियल की स्प्रिंग बनी हुई है दोनों की, सेम क्रॉस सेक्शन, सब कुछ सेम है, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, ऐसा समझ लो कि इसी का काट के ये स्प्रिंग लगा दी है, समझे। अब इस केस में आपको पता है x1 ज़्यादा आएगा, mg तो सेम है, इसका मतलब क्या है, S1 जो है वो कम है, तभी तो x1 ज़्यादा आ रहा है। इस केस में x2 जो है वो कम आएगा, क्योंकि S2 इसका मतलब ज़्यादा होगा, mg तो बराबर है। ये समझो, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं स्प्रिंग को काट देता हूं तो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, और वही समझो जब, और अगर मैं एक स्प्रिंग है उसको 2 पार्ट में काटूंगा, मान लो इसकी स्टिफनेस S थी तो ये 2S की हो जाएगी और ये 2S की हो जाएगी, समझे। अगर स्प्रिंग इस तरीके से थी, ऐसी स्प्रिंग थी, इसको मैं 3 पार्ट में काट देता हूं, तो ये इनिशियली अगर S की थी तो ये 3S की हो जाएगी, ये 3S की हो जाएगी, ये 3S की हो जाएगी, ठीक है। और भी देख लो, एक और केस बनता है, और वो केस अगर समझ गए तो सारे केसों का अंत हो जाएगा। इनिशियली स्प्रिंग की स्टिफनेस S थी, मैंने इसको काट दिया से इस तरीके से कि इसकी जो लेंथ है वो 2 है, इसकी लेंथ 3 है,
तो इसकी इस पार्ट की जो स्टिफनेस आएगी वो कितनी आएगी, इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5, 5s बाय और डिवाइड कर दो 2 से, 5s बाय 2, इसकी कितनी आएगी 5s बाय 3 आ जाएगी। छोटी स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफनेस, बड़ी स्प्रिंग कम स्टिफनेस। अगेन फंडा मेरा क्लियर। सर अगर आप ऐसी स्प्रिंग होती थोड़ी बड़ी होती और इसको आप 1:2:4 के रेशियो में अगर काट देते तो क्या होता? अरे कुछ भी नहीं होता, इन सबको ऐड कर दो, 4 × 2 = 6 + 7, 7s डिवाइडेड बाय 1, 7s डिवाइडेड बाय 2 और 7s डिवाइडेड बाय 4। ये सबसे छोटा टुकड़ा था, इसकी स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है, ये बीच का था, ये मंझला वाला था, इसकी स्टिफनेस भी मंझली वाली है, और ये सबसे बड़ा था और ससुरा इसकी स्टिफनेस सबसे छोटी है। फंडा मेरा अभी भी वही है। समझ में आ गया? अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन का तो तेल निकाल देंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में काट दी, स्प्रिंग थी 4 पार्ट में काट दी, तो हर एक कितनी हो गई 4s की हो गई, और सबको पैरेलली लगा दिया, 1 2 3 सब 4s की हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, s1 + s2 + s3 + s4, 4 थी तो कितनी हो जाएगी, 4 × 4 = 16s डिवाइडेड बाय m, ये आ जाएगी क्या, ओमेगा आ जाएगी। पर हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या ओमेगा पूछी है? नहीं, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन पूछा है। ओमेगा होता है 2π/t, t इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और जब इनिशियली मेरा यहाँ पे देखो, ये जो ओमेगा डैश नया वाला आया है, ये 4 टाइम्स √s/m आया है। जब मेरा ओमेगा 4 टाइम हो गया है तो जो मेरा टाइम है वो 1/4 टाइम हो जाएगा, मतलब t/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला केस है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस टाइप की इक्वेशन दी हो गई हो तो x के बाजू में जो चीज़ है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाती है, तो ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगी 36π² हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6π आ जाएगी। और ओमेगा ही क्या होता है, ओमेगा होता है 2π फ्रिक्वेंसी के बराबर। तो यहाँ से पाई से पाई गया, 2 से ये 3 टाइम्स गया 3, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। हर्ट्स बाबा के नाम पे रखी गई है। नेक्स्ट स्प्रिंग मास सिस्टम है। ओके, ये तो मुंह दुखने लग गया बोलते बोलते। स्प्रिंग मास सिस्टम है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन Fn व्हेन 1 और मोर सिमिलर स्प्रिंग आर एडेड। अब यहाँ पे S था, ये S1, ये S और S दो लगा दी गई। इस केस में फ्रिक्वेंसी कितनी होती भाई, 1/2π √s/m हो जाती। और इसमें कितना होगा सर, अभी आपने बताया था S × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2, तो ये हो जाएगा SS, ये सब तो बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा S²/2s, ये हो जाएगा s/2, तो ये हो जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी 1/2π √s/2m, तो ये 1/√2 टाइम्स कम आ रही है, यानी Fn/√2 हो जाएगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर स्टिफनेस मास भी जो है उसकी भी स्टिफनेस दी हुई है, ठीक है, शाफ्ट का जब मास जो यहाँ पे mc होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, डी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलों की खेप और है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया था, ये वही था 1/2π √g/डेल्टा रखा था, g की जगह 9.81 रख दिया था। इसमें क्या था कि फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन थी जब सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसमें केस में ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। अगर पॉइंट लोड है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पे मास लटका हुआ है mg, तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बीम फिक्स्ड है दोनों एंड पे तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी पढ़ा होगा, अगर आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर उसमें पॉइंट लोड, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी जब जो यूडीएल हो और फिक्स्ड हो बोथ एंड पे, ठीक है। इसी सेंस में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 0.498 है, उससे बड़ा 0.5615 हो गया, उससे बड़ा 0.571 हो गया, नीचे √Δs सब में सेम ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो।
बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। डेरिवेशन करने जाऊंगा, वीडियो की लेंथ फोकट में बढ़ जाएगी। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अलग से करके बता दूंगा डेरिवेशन उतने ज़्यादा काम के है नहीं, फॉर्मूला काम का है, ठीक है। शाफ्ट MC और स्टिफनेस फिक्स्ड एट बोथ द एंड कैरी मास M। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की क्या सेम होती है? नहीं, अलग अलग फॉर्मूले थे, तो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ड्यू टू पॉइंट लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम 0.4985 आया था। फिर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपली थोड़ा बढ़ के 0.56 आया था। और नेक्स्ट वाला जो केस था जिसमें दोनों एंड फिक्स रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है, और उस केस में 0.57/Δs आया था, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे इस क्वेश्चंस हो गए। कोई अगर डाउट रह गया हो, कहीं अगर एक्सप्लेनेशन कम रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करे बगैर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।